तो वी वांट टू स्टार्ट विथ लास्ट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हमको रेडियो एक्टिव डीके लॉ इंपॉर्टेंट लगेगा। मतलब बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है ये पता होना चाहिए। तो इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल फर्स्ट रिवाइज रेडियो एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो देखो, आइडिया ये है कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई है। दिस न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड दे विल अंडरगो डीके। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 इज द बेस्ट एग्जांपल। वो डीके होता है किसमें? डीके होता है नॉर्मली थोरियम में। तो ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इनिशियली इनिशियली मतलब जब आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हो उसको बोलते हो इनिशियली। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इनिशियल क्वांटिटी कितना है? n0। तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n0 एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। और हो क्या रहा है? ये सारे के सारे न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये डीके होंगे। वेल बाय द वे, इसको आप बोलते हो पेरेंट न्यूक्लियाई। तो ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 ये पेरेंट न्यूक्लियर है, वो डीके होता है थोरियम में, वो बन जाता है डॉटर। उसको क्या बोलते हो? डॉटर। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ सारे के सारे पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो गए। तो सम नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई विल डीके इनटू न्यू न्यूक्लियस। तो कुछ सम नंबर विल बिकम न्यू न्यूक्लियस, उसको आप बोलोगे डॉटर। तो किसका क्वांटिटी कम हो रहा है? पेरेंट का। और किसका बढ़ रहा है? डॉटर का। तो इनिशियली n0 था, तो एट टाइम t द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज n। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेट ऑफ डीके? रेट ऑफ डीके मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पेरेंट के हर सेकेंड में डॉटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डीके, dn/dt। इसको एक्टिविटी भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। इसको और एक नाम भी है, डिसइंटीग्रेशन रेट। तो रेट ऑफ डीके, एक्टिविटी या डिसइंटीग्रेशन रेट, ये सब एक ही चीज है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेजिन इमेजिन हमारे पास सपोज 100 न्यूक्लियाई थे पेरेंट के, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इमेजिन 100 थे। और ऐसा मान लेते हैं कि हर एक सेकेंड में 1% डीके होगा, 1% पर सेकेंड। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 है इनिशियल क्वांटिटी, और हर एक सेकेंड में 1% पेरेंट किस में कन्वर्ट होगा? डॉटर में। तो 100 का 1% कितना होता है? 1। तो एक सेकंड में कितना डीके हो गया? 1। और सपोज मेरे पास 1000 थे, तो 1000 का भी 1% डीके होगा, तो कितना हो गया? 10। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर 10,000 थे तो कितना होगा? 100। मतलब डू यू सी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उतना ही ज्यादा डीके है। 100 था तो एक ही डीके हुआ, 1000 था तो 10 हुआ, 10,000 है तो 100 होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इसका मतलब रेट ऑफ डीके dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितना ज्यादा नंबर प्रेजेंट होगा उतना ही डीके होता जाएगा। राइट? याद रखना, इसको 2-3 नाम है। इसको आप एक्टिविटी भी बोलते हो, एक्टिविटी ऑफ सैंपल। इसको आप डिसइंटीग्रेशन रेट या फिर डीके रेट भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन और डीके रेट। गुड। और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यू कैन राइट डाउन सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लैम्डा इनटू n। इस लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे साथ में आता है माइनस साइन। क्यों माइनस? डीके हो रहा है, पेरेंट का नंबर कम होते जा रहा है। देन इफ यू नोटिस, ये दो वेरिएबल है, एक t है एक n है, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो एक काम करो, dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब इसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। कहां से? इनिशियल क्वांटिटी तक। कहां तक? फाइनल क्वांटिटी तक। इनिशियल टाइम था 0, फाइनल टाइम था t। ये आता है लॉग ऑफ n/n0। सॉल्व करने के बाद, डायरेक्टली मैं लिमिट डालने के बाद, इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लॉग हटाना है तो क्या लोगे? एक्सपोनेंशियल। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल n/n0 इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो n इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। इसको आप बोलते हो रेडियो एक्टिव डीके लॉ या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। तो सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें से 70% क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। n इज द प्रेजेंट क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी। n0 is initial quantity,
लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, ये सब पता होना चाहिए। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, इफ यू प्लॉट ग्राफ, ये n और ये t, तो इफ यू प्लॉट ग्राफ व्हाट यू विल सी इज, आपको ये ग्राफ ऐसा दिखेगा क्योंकि डिक्रीजिंग है। और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में कभी भी याद रखना, जब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज की बात हो तो क्वांटिटी जीरो कब होता है, इंफिनिटी पे। तो ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस को कहाँ पे जाके मीट होगा, इंफिनिटी पे। तो ये याद रखना। याद है, क्लियर। सी द प्रॉब्लम हियर इज कि जो पेरेंट था उसका क्वांटिटी जीरो कब होगा, इन्फिनाइट टाइम पे, वेरी लॉन्ग टाइम के बाद। करेक्ट। तो हम तब तक तो वेट नहीं कर सकते ना, गिनने तो नहीं बैठ सकते कि कितने साल के बाद हुआ, 10,000 साल के बाद हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। तो याद है व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब अगर पहले 100 थे तो 50 होने के लिए कितना टाइम लग गया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया पेरेंट न्यूक्लिया को 100 से 50 होने के लिए कितना टाइम लग गया, उसको बोलते हो हाफ लाइफ टाइम। मतलब जब हाफ लाइफ टाइम था तो प्रेजेंट क्वांटिटी कितना है, इनिशियल का हाफ। शॉर्ट में पेरेंट के 50 कन्वर्ट हो गए किसमें, डॉटर में। तो ये जो t इक्वल टू टी हाफ है और n इक्वल टू n0/2 है, ये सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में। तो n0/2 इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी हाफ। तो ये हो गया आपके पास कैंसल। ये आ गया 1/2 इक्वल टू 1 ई रेज टू लैम्डा टी हाफ। तो ई रेज टू लैम्डा टी हाफ इक्वल टू 2। तो लैम्डा टी हाफ इक्वल टू लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको टी हाफ इक्वल टू 0.693/लैम्डा। ये आ गया आपके पास हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर एक पैरामीटर है जिसको आप बोलते हो एवरेज लाइफ टाइम या फिर मीन लाइफ टाइम, इसको डिनोट करते हो टाउ से। अब ये एवरेज लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो भी समझ लो, बस लास्ट 2 मिनट्स, देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो द आइडिया हियर इज, इसके पीछे का बेसिक ये है, सपोज मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम। जब मैंने वो सब्सटेंस देखा, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, 1 सेकंड के बाद एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीके हो गया, 2 सेकंड के बाद और एक हो गया, 10 सेकंड के बाद और एक हो गया। एक न्यूक्लियस 2 साल के बाद डीके हो रहा है, एक न्यूक्लियस 1,000 साल के बाद डीके हो रहा है। राइट। तो हर एक न्यूक्लियाई, सारे के सारे न्यूक्लियाई एक साथ डीके हुए क्या, नहीं। कोई 1 सेकंड में हो गया, कोई 5 सेकंड में हुआ, कोई 100 सेकंड में हुआ, कोई 2 मिनट के बाद हुआ, कोई 50 मिनट के बाद हुआ। मतलब मेरे लिए एज अ ऑब्जर्वर हर एक का लाइफ टाइम सेम है, नहीं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सब सेम टाइम पे बने भी नहीं थे, दे वर फॉर्म्ड एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो मेरे लिए किसी का लाइफ टाइम कितना है 1 सेकंड, किसका कितना है 10 सेकंड, किसी का कितना है 100 सेकंड, किसी का कितना है 5 मिनट, किसी का 50 मिनट। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। एवरेज करते हैं ना, जब आपको श्योरली पता नहीं है। सपोज आप एक रीडिंग ले रहे हो, एक बार रीडिंग में आंसर 1 आ रहा है, एक बार रीडिंग में आंसर 5 आ रहा है, एक बार रीडिंग में आंसर 10 आ रहा है, एक बार रीडिंग में आंसर 15 आ रहा है, तो क्या करते हो, एवरेज। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। कोई न्यूक्लियस जल्दी डीके हो रहा है, कोई न्यूक्लियस लेट डीके हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज। उसको बोलते हो मीन लाइफ टाइम, क्या बोलते हैं उसको। और इसका फॉर्मूला आता है 1/लैम्डा। बस इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट एवरेज लाइफ टाइम। वन लास्ट थिंग, जो जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना के देता हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन पे 10-10 स्टेप करने पड़ेंगे। चलो वापस से मैं एग्जांपल लेता हूँ। इनिशियल क्वांटिटी है मान लो 100 क्वांटिटी है इनिशियल। हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या, द टाइम टेकन फॉर द क्वांटिटी फॉर द सब्सटेंस टू डीके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो 1/2 लाइफ टाइम के बाद, एक हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना डीके हो जाएगा, कितना बचेगा। 100 का कितना बचेगा, 50। पेरेंट कितना बचा, 50। मतलब कितना, n0/2। और कितना डीके हो गया, 50। मतलब n0/2। सही है ना। 1/2 लाइफ के बाद पेरेंट के आधे न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो गए, डॉटर में। और आधे नहीं हुए तो कितना रिमेनिंग है, n0/2। कितना डीके हो गया, n0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा,
हाफ लाइफ मतलब आधा आधा होते जाना। पहले 100 से 50 रह गए, अगले हाफ लाइफ के कितने रहेंगे? 25, राइट। मतलब कितना कितना n0/4, क्योंकि 25 क्या होगा? 100/4 बराबर। तो ये 4, n0/4, 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2²। यस, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग है, बच गया। कितना बचा? 25। आउट ऑफ 100 कितना बाकी है? 25। तो कितना गया? 75। मतलब कितना? 3n0/4। ऐसा क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस जहां पे 15 स्टेप लगेंगे, हम 2 स्टेप में खत्म करने वाले हैं। एक हाफ लाइफ के बाद और एक हाफ लाइफ के बाद n0/8। n0/8 मतलब 2�3, रिमेनिंग है। गया कितना फिर? 7n0/8। तो 7n0/8। अगले हाफ लाइफ के बाद कितना? n0/16। n0/16 मतलब 2⁴। तो ये कितना आएगा? 15n0/16। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, इफ यू आर नोटिसिंग, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ ना, यहाँ पे 2⁴, 2, 3, 4। तो n हाफ लाइफ के बाद कितना कितना बचेगा? n0/2n। और डीके कितना होगा? इफ यू हैव नोटिस्ड, ये था n0 - n0/2, ये था n0 - 3 n0/2, ये था, है ना? बराबर? हाँ बोल रहे हो? गलत बता रहा हूँ? तुम हाँ ही बोल रहे हो। ऐसा हर जगह पे डू नॉट से यस। इफ यू नोटिस, इफ यू नोटिस, ये आ जाएगा n0 - n0/2। इफ यू नोटिस, ये आ जाएगा n0 - n0/4। इफ यू नोटिस, ये आ जाएगा n0 - n0/2⁵ मतलब 8, राइट। फिर ये क्या आएगा? ये कैसे लिखोगे? n0 - n0/2⁴ मतलब n0/16। अरे लॉजिकली चलो ठीक है, तुमको मैं और सिंपल करके बताता हूँ। इनिशियली हमने कितने न्यूक्लियर लिए? 100। एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचे हैं? 50। तो डीके कितने हुए? 100 - 50। डीके होना मतलब टोटल में से जितना बचा है माइनस कर लेना। अगले एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचे हैं? हाफ लाइफ मतलब आधे का आधा हो जाएगा ना, 25। तो डीके कितने हो गए? 75। तो तुम क्या कर रहे हो? 100 - 25। उसके और एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचा? 12.5 बराबर। तो डीके कितना हुआ? 87.5। तो तुम कर क्या रहे हो? 100 - 50 ये रिमेनिंग है, 100 - 25 ये रिमेनिंग है, 100 - 12.5 रिमेनिंग है। दिस इज द क्वांटिटी रिमेनिंग। डीके, डिकेड, दिस इज डिकेड। व्हाट इज दिस? n0। और ये क्या था पहले केस में? n0/2। तो क्वांटिटी डिकेड इज इक्वल टू इनिशियल माइनस क्वांटिटी रिमेनिंग। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, बराबर। n0/4 मतलब 2⁵2। तो सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, कितना डीके हुआ? इनिशियल माइनस रिमेनिंग। कितना डीके हुआ? इनिशियल माइनस रिमेनिंग। दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब इतना तुमको अगर पता है, तो नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना और इंपॉर्टेंट भी है। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस XAZ अंडरगोस स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस। इन द सीक्वेंस मतलब X था, मास नंबर A था, एटॉमिक नंबर Z था। ये पहले डीके हो गया किसमें? B में। और इसका एटॉमिक नंबर कितना बन गया? B-1। उसके बाद ये जो B है, ये जो B है, इसका डीके हो गया किसमें? C में। और C का एटॉमिक नंबर कितना है? Z-3। फिर जो C है, इसका डीके हो गया D में, और D का एटॉमिक नंबर कितना है? Z-2। आपको पूछा है द पॉसिबल डीके पार्टिकल्स आर। एक तो पहले बात बताओ, कितने टाइप के डीके आपको पता है? अल्फा, बीटा, गामा। जब गामा इमिट होता है ना, सिर्फ एनर्जी इमिट होता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। मतलब गामा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एटॉमिक नंबर। अब बचे दो, कौन से दो? अल्फा एंड बीटा। बीटा में दो होते हैं, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन, और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन का इमिशन।
कोई भी टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन हो, मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, कॉन्जर्व्ड है क्या? नहीं। तो कॉन्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1, मतलब कौन यूनिट हुआ? बीटा, बीटा प्लस। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए डन। चलो कंप्लीट कर लेते हैं, विल कंप्लीट दिस। ओके, ये Z-1 था, यहाँ कितना आ गया? Z-3। तो बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? +2। +2 किसके साथ होता है? अल्फा पार्टिकल। तो दूसरा इमिशन कौन सा था? अल्फा। यहाँ पे क्या है? Z-3। यहाँ पे क्या है? तो बैलेंस करने के लिए -1 और चाहिए। तो कौन है ये? इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा माइनस, बीटा माइनस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको ये सब हाफ लाइफ का बताया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा अभी यहाँ पे यूज होगा। ये क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज सपोज एक न्यूक्लियस है, मतलब एक सैंपल है जिसका हाफ लाइफ मान लो 10 सेकेंड्स, और टोटल टाइम मान लो 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब कितना? 60 सेकेंड। तो कितने हाफ लाइफ पास हो गए? 6, बराबर। 10 10 10 करके 6। सपोज एक सैंपल है जिसका हाफ लाइफ 5 सेकेंड है और टोटल टाइम 100 सेकेंड है। तो कितने हाफ लाइफ पास हो गए? 20। मतलब तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम डिवाइड कर रहे हो टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। तो याद रखना, ये फॉर्मूला में काम में आएगा हमको। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। अभी क्वेश्चन पढ़ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। A half life of a radioactive nuclide is 100 hours। मतलब आपको T हाफ दिया हुआ है 100 आर। The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be। कभी भी याद रखना, फ्रैक्शन मतलब P/Q फॉर्म, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी। तुमको याद है मैंने अभी सब बताया, एक्टिविटी मतलब किसको बोलता है? एक्टिविटी याद है किसको? dN/dt। तो ओरिजिनल एक्टिविटी होता है क्या होगा? dN0/dt, क्योंकि ओरिजिनली कितने नंबर थे? N0। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसका डीके भी ज्यादा होता है, तो एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। और जब फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी बोला हो ना, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? ओरिजिनल एक्टिविटी, और न्यूमिनेटर में क्या है? करंट एक्टिविटी। तो तुमको पता है क्या पूछा था? आपको पूछा था रेशियो ऑफ करंट एक्टिविटी अपॉन ओरिजिनल एक्टिविटी। बट dN/dt प्रपोर्शनल किसको था? नंबर को। नंबर मतलब n। और dN0/dt किसको प्रपोर्शनल है? N0। गुड, पक्का पक्का याद है? गुड, वेरी गुड। तो तुमको ये टेबल समझा? मैंने टेबल बना के दिया, मैंने लिखा है नंबर प्रेजेंट इज N0/2n। ये नंबर रिमेनिंग है, जो डीके नहीं हुआ वो है। तो यहाँ से n/n0 क्या आ जाएगा? 1/। वेरी गुड। तो आपके पास फ्रैक्शन मतलब करंट एक्टिविटी अपॉन ओरिजिनल एक्टिविटी क्या आ गया? n/n0। लेकिन n/n0 क्या है? 1/2n। बट व्हाट इज n? व्हाट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। और टोटल टाइम बोला है 150 आवर्स, 150 आवर। तो व्हाट इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ? 100, सॉरी 150 अपॉन 100। तो 150/100 मतलब कितना? 3/2। वेरी गुड। तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा dN/dt अपॉन dN0/dt इक्वल टू 1/2^3/2। व्हाट इज 2 का क्यूब? व्हाट इज 8 का रूट? 2√2। तो 1/2√2। ऑप्शन नंबर डी। तो रिमेंबर, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्चुअली कॉन्सेप्ट 2 या 3 ही है, रेडियो एक्टिविटी में तो 2 ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 23592 is bombarded with a neutron,
यूरेनियम 23592 इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 होता है, राइट। मास नंबर उसका होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एटॉमिक नंबर उसका होता है जो न्यूक्लियस से बाहर होता है, तो ये याद रखना। ओके, बराबर है ना? सही बोल रहा हूँ? तुम ही तो मेरे को डेफिनेशन बताया ना। मैंने पूछा था एक बार व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर 0 है। तुमने बम्बार्ड कर दिया, इट जनरेट्स, तो ये बम्बार्डमेंट में क्या जनरेट हो गया? क्रिप्टॉन 8936, 3 न्यूट्रॉन्स, तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, 3 प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा क्या है पूछा है। एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, आई टोल्ड यू मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर शुड बी कॉन्जर्व। जितना लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर है उतना ही राइट हैंड साइड पे कितना है? 236। यहाँ पे कितना है? 92। 3 न्यूट्रॉन है, 3, तो 92 ये आ गया। ये कितना है? 236। व्हाट इज 236 माइनस 92? 144। हो गया क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर डी, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप ही सॉल्व कर लो, है ना। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बट गुड। द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 2.2 into 10⁹ second is 10⁻10 per second। द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, मैंने अभी बताया एक्टिविटी को 3-4 नाम थे। एक था रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक था रेट ऑफ डीके, एक था एक्टिविटी। तो क्या क्या बताया आपको? dN/dt कितना है? 10⁻10 पर सेकेंड। ऐसे सैंपल का जिसका हाफ लाइफ कितना है? कितना हाफ लाइफ है? 2.2 into 10⁹ seconds। ओके, द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स इन दैट सैंपल इज, तो उस सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स कितने? तो डू यू रिमेंबर dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। तो डू यू रिमेंबर dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n। माइनस ओनली टेल्स यू नंबर इज डिक्रीजिंग। पेरेंट का नंबर कम 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 होते जा रहा है, तो नेगेटिव साइन में छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ माइनस साइन ये बताता है कि द नंबर इज डिक्रीजिंग। अगर आपको n चाहिए तो आपको क्या चाहिए? लैम्डा। अभी एक फॉर्मूला मैंने आज ही बताया आपको, याद है क्या? टी हाफ का फॉर्मूला। व्हाट इज टी हाफ? 0.693 अपॉन लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा? 0.693 अपॉन टी हाफ। गुड। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 you will get dN/dt, dN/dt इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना है? 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू एन। अभी यहाँ पे सिर्फ dN/dt और टी हाफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज dN/dt? कितना था? 10⁻10। तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻10, 10⁻10। और 0.693 अपॉन टी हाफ, व्हाट इज टी हाफ? 2.2 इंटू 10⁻9 n। व्हाट इज 7 3 जा 21। तो व्हाट इज 0.73 जा 2 पॉइंट। ओके, ये रफली रफली पता है क्या है? 0.7। हाँ, 1 जा और ये 3 जा। मैंने इसलिए पूछा ना व्हाट इज 7 3 जा, आपने बोला 21। मैंने बोला व्हाट इज 0.7 3 जा,
आपने बोला 2.1, तो 0.693 मतलब क्या, 0.7, नीचे क्या है 2.2, दोनों का पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या आया 7, नीचे क्या आया 22, रफली रफली कितना आ गया 3, कितना 3, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 3 × 10 और 9, 19, तो आंसर क्या आना चाहिए 3, रफली रफली 3 × 10⁻19, 3.17 × 10⁻19, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर a radioactive material half life time is 10 minutes if initially there are 600 number of nuclei, the time taken in minutes for disintegration of 450 nuclei is। तो आई टोल्ड यू कि कुछ क्वेश्चंस हमको ओरली सॉल्व करने चाहिए, यू शुड लर्न हाउ टू डू दैट। सिंपल है, हाफ लाइफ कितना है 10 मिनट्स, इनिशियल कितना है n0 बराबर, बचा कितना है, बचा कितना है, बचा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450, 450 डीके हो गए, 600 में से 450 डीके हो गए, तो बचा कितना है 150, तो n क्या है 150, n/n0 1/2n, लेकिन n कितना है 150 अपॉन n0 कितना है 600, तो 150/600 कितना है 1/4, 1/4 इज 1/2n, 1/4 मतलब 1/2², 1/2n, तो n = 2, तो कितने हाफ लाइफ 2, एक हाफ लाइफ को कितना टाइम 10, तो 2 को कितना 20, ऑप्शन नंबर ए। तो जिनको अच्छे से नहीं समझा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो इनिशियल क्वांटिटी बोला है 600 और इस 600 में से 450 डीके हो गए, तो कितना बचा 150, और आपको पता है n/n0 का फॉर्मूला 1/2n, n कितना है 150, n0 कितना है 600, फिर आ जाएगा आपका 1 एंड 4, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/2n, तो n = 2, लेकिन n क्या होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, मतलब 2 × 10 मतलब कितना 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, डन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल ए has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda, तो दो अलग अलग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स है, एक का decay constant 8 lambda दूसरे का lambda है। Initially they have same number of nuclei, मतलब n0a = n0b, after what time the ratio of number of nuclei of material A to that of B will be 1/e। वेरी गुड क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, लैम्डा ए कितना बोला है 8 लैम्डा, लैम्डा बी कितना बोला है लैम्डा, देन इनिशियल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ बी। आपको पूछा है कि जब रेशो करंट रेशो ऑफ नंबर ऑफ ए एंड बी बिकम्स 1/e, करेक्ट, राइट, तो कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, व्हाट इज द टाइम एट विच नंबर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज इक्वल टू 1/e, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहला तो है कि फिजिक्स क्वेश्चन समझना ही मुश्किल हो जाता है, सिंपल है, दो अलग अलग सैंपल्स है, इनिशियली दोनों का सेम क्वांटिटी है, मान लो 100 है दोनों, एक का डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा है, दूसरे का लैम्डा है, मतलब एक जो है वो फास्टर डीके हो रहा है, एक डीके हो रहा है स्लोअर, सिंपल, तो दोनों का रेशो 1/e कितने टाइम के बाद होगा, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ इफ यू रिमेंबर मैंने अभी बताया n = n0 e⁻ λt, और मैंने इसके लिए ये डिराइव करके दिया था वापस से आज, क्योंकि दो ही फॉर्मूला है जिसपे रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से ये एक है। तो Na के लिए क्या लिखोगे n0a e⁻ λat, और Nb क्या लिखोगे n0b e⁻ λbt, इन दोनों को डिवाइड कर दो,
ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 you will have n0a e raised to minus lambda at upon n0b e raised to minus lambda bt equal to 1 by e। लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल ए और बी आर सेम। इसको ऊपर लेके जाओ, e raised to minus lambda at e raised to plus lambda bt equal to e raised to minus 1। तो e raised to t आ गया कॉमन, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इक्वल टू ई रेज टू माइनस 1। अगर दोनों साइड पे बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है। तो टी लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इक्वल टू माइनस 1। तो टी लैम्डा बी इज लैम्डा और लैम्डा ए इज 8 लैम्डा माइनस 1। तो टी ये कितना है -7। तो -1 अपॉन -7 लैम्डा मतलब 1/7 लैम्डा। तो 1/7 लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the half-life of a radioactive substance is 30 minutes. The time in minutes taken between 40% decay and 80% decay of the same radioactive substance is। अच्छा, गुड क्वेश्चन, ठीक है सॉल्व कर लेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है जिसका हाफ लाइफ टाइम है 30 मिनट्स। द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी दो केसेस इन्वॉल्व है, तो दो केस है तो मैं N1 और N2 बोलूंगा। पहले केस में 40% डीके हो गया तो कितना बचा 60%। इनिशियल अगर 100 था तो डीके कितना हो गया 40, बचा कितना 60। इनिशियल अगर N0 था तो डीके कितना हुआ 40% ऑफ N0 मतलब 0.4 N0, तो बचा कितना 0.6 N0। तो ये पता होना चाहिए पहले 0.6 N0 सिंस 40% इज डिकेड। 40% डीके हो गया तो 60% बचा ना, 60% 0.6 होता है। और दूसरे केस में कितना डीके हो गया 85, तो बचा कितना 15। तो 15% मतलब कितना होता है यस, सिंस 85% इज डिकेड गॉन, गया किसमें कन्वर्ट हो गया डॉटर में, करेक्ट। यहां से आपको मिल जाएगा N1/N0 इक्वल टू 0.6। सिमिलरली आपको मिल जाएगा N2/N0 इक्वल टू 0.1। पूछा गया है आपको, क्या पूछा है टाइम बिटवीन। यहां से टाइम मिल जाएगा तुमको। कैसे फाइंड करोगे, दो तरीके हैं बता देता हूँ। व्हाट इज N/N0 1/2⁻N1 सही है, इज इक्वल टू 0.6 क्योंकि N/N0 कितना होता है, क्या होता है N/N0 क्या होता है 1/2⁻N एंड 1/2⁻N2 ये कितना आएगा 0.15। क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर 100% पक्का ना, गुड। अब इसके बाद क्या करोगे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या करोगे इसके बाद 1/2⁻N1 इज इक्वल टू 6/10। 1/2⁻N2 इज 15/100, ठीक 15/100। व्हाट इज 2⁻N1 10/6। व्हाट इज 2⁻N2 100/15 100/15। आगे क्या फाइंड करना है तुमको, टाइम डिफरेंस मतलब क्या फाइंड करना है T2 - T1। N क्या होता है
टी अपॉन टी हाफ, तो एन वन क्या आएगा, टी वन अपॉन टी हाफ, और एन टू आएगा टी टू अपॉन टी हाफ। तो हमने जो प्रोसेस किया, नथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ सही है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि टू रेज टू कुछ आ रहा है तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको। इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। होगा सॉल्व, सॉल्व नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल जाएगा सॉल्व करना। क्योंकि देखो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, सपोज इफ आई सब्ट्रैक्ट 2n2 माइनस 2n1 इक्वल टू 100/15 माइनस 10/6, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे, होगा क्या, ये नहीं होगा, होगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मेथड गलत था नहीं, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आपको वही मिलेगा जो दूसरी मेथड से मिलेगा। तो मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, विच इज लिटिल लिटिल मैथमेटिकली सिंपल। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि फिजिक्स के लिए पहले मैथ्स का स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होना चाहिए। देखो n इक्वल टू n0 अपॉन 2n, ये तो फॉर्मूला यूज कर ही सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। दूसरा भी तो है, ये भी तो है, ये भी था ना, हाँ तो ये यूज कर लो फिर। तो क्या करोगे, n1 इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा t1, और n2 इक्वल टू n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा t2। बराबर, सही, पक्का, श्योर, 100%। तुमको क्या चाहिए, टाइम बिटवीन, मतलब टाइम डिफरेंस, मतलब t2 माइनस t1, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड। तो n1/n2 ई रेज टू, n0 था, ठीक है मैं लिख देता हूँ, वो कैंसल होगा वैसे, ई रेज टू माइनस लैम्डा t1 अपॉन n0 ई रेज टू माइनस लैम्डा t2, कैंसल और कैंसल। लेकिन n1 कितना है, 0.6 n0, n2 कितना है 0.15 n0, ई रेज टू माइनस लैम्डा t1 इंटू ई रेज टू प्लस लैम्डा t2। ये पता है, ये पता है, ये पता है, नहीं, 4, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 6/1.5 लिखे क्या, लिख सकते हैं क्या, श्योर, 100%। 6 × 10⁻⁻1, 15 × 10⁻², 6 × 10⁻1, 15 × 10⁻², 10⁻1 कैंसल, तो बराबर है ये वन और ये बेस सेम है, तो पावर का एडिशन, दोनों में क्या था, कॉमन, कॉमन t2 क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। गुड, ऑल गुड, श्योर श्योर, पक्का पक्का, वेरी गुड, तुम बोल रहे हो तो वेरी गुड। 4 इक्वल टू ई रेज टू लैम्डा, तुमको फाइंड क्या करना था, t2 माइनस t1, यहाँ 4 है, यहाँ पे ई रेज टू है, ई रेज टू नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, लॉग, बेस क्या है ई, तो कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 4 इक्वल टू लैम्डा t2 माइनस t1। नेचुरल लॉग ऑफ 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, व्हाट इज लैम्डा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन टी हाफ। याद है क्या ये, पक्का याद है, आज ही बताया मैंने ये। आपको पता है जब लॉग ऑफ 2 रेज टू समथिंग हो ना, वो समथिंग को आगे ले लेते हैं, इसको बोलते हैं, कौन सा रूल, एक्सपोनेंशियल। और ये मैंने जानबूझ के किया, मैंने इसके लिए किया क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे भी log 2 दिख रहा था, तो जब log 2 दिख रहा था तो log 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या कैंसिल, यस, कैंसिल एंड कैंसिल। तो व्हाट इज t2 माइनस t1, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया तुमको याद है, 30, तो आंसर कितना आएगा, 60, तो 60 मिनट्स, डन, ऑप्शन नंबर बी। सेमीकंडक्टर्स में दो पार्ट्स है, एक है सेमीकंडक्टर बेसिक्स जो 11 में सीखते हो आप, उसमें क्या क्या कवर होता है, उसमें कवर होता है व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, बैंड डायग्राम, ये सब उसमें कवर होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस।
फिर आता है ट्वेल्थ के सेमीकंडक्टर पे। ट्वेल्थ के सेमीकंडक्टर में क्या क्या कवर होता है ये भी बताना चाहिए। प्राइमरीली ट्वेल्थ के सेमीकंडक्टर चैप्टर में यू विल स्टार्ट विथ, उसका नाम ही है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मतलब उसमें यू विल लर्न अबाउट हाउ एलईडी वर्क्स, हाउ सोलर सेल वर्क्स, हाउ अ डायोड रेक्टिफायर वर्क्स, उसमें फुल वेव हाफ वेव दोनों रेक्टिफायर्स। उसके बाद यू विल लर्न व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर, एंड ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर के तीन मोड्स होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, राइट। और तीन मोड्स में, हर एक मोड में तीन सब टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स एंड रिवर्स रिवर्स, राइट। गुड। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए हम कॉमन इमीटर मोड में यूज करते हैं विथ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स मोड। मतलब इनपुट जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस, आउटपुट होता है रिवर्स बायस। और जो लास्ट पार्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, लास्ट पार्ट जो है दैट इज लॉजिक गेट्स। गुड। तो टू बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जरूरी है, आई कैनॉट स्किप इट, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स आर एटम्स in which there are 4 electrons in the last shell। और सेमीकंडक्टर्स नॉर्मली सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, सॉलिड स्टेट होता है वो, तो सब सॉलिड्स की बात चल रही है, लिक्विड गैसेस की नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी एटम में लास्ट शेल एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली जो इनर मोस्ट शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसमें 2 है, ये फील्ड है। इसमें 8 है, ये भी फील्ड है। तो जो भी प्रॉपर्टी आता है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो भी आता है, या कंडक्टिविटी जो भी आता है, वो लास्ट शेल से आता है। तो अंदर के शेल्स है, जो फील्ड शेल्स है, उसको बोलते हैं कोर। न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ फील्ड शेल्स दे आर नोन एज कोर। कोर इस चैप्टर में कुछ काम का नहीं है हमारे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द लास्ट ऑर्बिट। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो दे आर टिपिकली फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज लेस, मतलब दीज आर लूजली बाउंड। और लूजली बाउंड है तो थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया तो दे बिकम फ्री। हेंस यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो कंडक्टिंग होता है। तो कंडक्टर्स नॉर्मली आर मेटल्स इन विच यू हैव वैलेंसी लेस देन 3। Then you have insulators। इंसुलेटर में 5 या 6 या 7 होते हैं। और when you are saying 5, 6 और 7 they are near to the nucleus, तो मैं लास्ट का शेल ही हटा देता हूं। तो दे आर नियर टू द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल ये केस है, हाँ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। दे आर नियर, दे आर टाइटली बाउंड, दे आर टाइटली बाउंड, तो फ्री होने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। इतना एनर्जी मिलता नहीं है उसको, मिलता भी है तो सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये फ्री नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो दे आर बैड कंडक्टर्स नोन एज इंसुलेटर्स। जिसमें एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्यों सेमीकंडक्टर्स? क्योंकि कभी वो कंडक्ट करेंगे, कभी वो कंडक्ट नहीं करेंगे। लोअर टेम्परेचर पे वो कंडक्ट नहीं करते हैं, हायर टेम्परेचर पे वो कंडक्ट करते हैं। तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है। जैसे अभी 21st सेंचुरी में नॉर्मल ह्यूमन सेमीकंडक्टर के बिना जी नहीं सकता। यू कैन नॉट लिव। क्यों? स्मार्ट वॉचेस सेमीकंडक्टर, लेजर लाइट सेमीकंडक्टर, इंडिकेटर लाइट सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन सेमीकंडक्टर, स्क्रीन सेमीकंडक्टर, गाड़ी का इंडिकेटर सेमीकंडक्टर, ट्रैफिक लाइट सेमीकंडक्टर, ट्यूब लाइट सेमीकंडक्टर, सब सेमीकंडक्टर है। तो योर लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज, तुम उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। क्यों? प्रॉपर्टीज, इट कैन कंडक्ट और इट कैन नॉट कंडक्ट, तो हम मॉडिफाई करेंगे प्रॉपर्टी। तो पहला बेसिक ये होना चाहिए, सेमीकंडक्टर मतलब यू टॉकिंग अबाउट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये पता होना चाहिए। और एक चीज पता होनी चाहिए, जब मटेरियल बनता है ना तो बहुत सारे एटम साथ में आते हैं। और जब बहुत सारे एटम साथ में आते हैं तो हर एक लेवल, जैसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड होता है हर एक। नॉर्मली सिंगल एटम का क्या होता है ना, सिंगल एटम आइसोलेटेड एटम, मतलब उसके आजू बाजू में कोई और एटम नहीं है।
अगर उसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एग्जैक्ट एनर्जी सेम होता है, एग्जैक्ट सेम। तो उसमें आप एनर्जी लेवल की बात करते हो। लेकिन जब मटेरियल बनता है तो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो हर एक पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सेट बन गया, उसको बोलते हो बैंड। क्या बोलते हो उसको? बैंड, एनर्जी बैंड। तो ऐसा पहले ऑर्बिट का बैंड बनेगा, दूसरे का बनेगा, तीसरे का बनेगा, लास्ट का भी बनेगा। राइट, लास्ट मतलब वैलेंस ऑर्बिट। तो वैलेंस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका बनता है वैलेंस बैंड। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं बाद में कंडक्शन के लिए, उसको बनता है कंडक्शन बैंड। ये पहले पता होना चाहिए। अब द आइडिया इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप, इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको बोलते हो बैंड गैप। क्या बोलते हो इसको? बैंड गैप। इसको 3-4 नाम है: एनर्जी गैप, बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। राइट। तो सारे के सारे प्रॉपर्टी आती है यहां से, बैंड गैप से। जैसे वो ट्यूबलाइट भी एलईडी है लेकिन वो 7 कलर्स इमिट करता है, ये भी एलईडी है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लाइट है, ये भी एलईडी है, सब एलईडी है। फिर डिफरेंस क्या है? बैंड गैप। और अगेन, सब्सटेंस अगर कंडक्टर है, कंडक्टर, तो कंडक्टर में बैंड गैप होता ही नहीं है। मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप, ओवरलैप होता है इस केस में। और होना भी चाहिए, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आते कहां से है? कहां से आते हैं? वैलेंस बैंड से ही आते हैं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री हो जाता है ना। राइट। तो 0 केल्विन छोड़ के मेटल्स में, मतलब कंडक्टर्स में, किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलवेज ओवरलैप। इंसुलेटर के केस में इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। कहां तक? 3 eV से 15 eV तक। मतलब पहले केस में बैंड गैप कितना है? 0 है। यहाँ पे बैंड गैप कितना है? ग्रेटर देन 3 eV, लेस देन 15 eV। इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं पहले। व्हाट इज द बैंड गैप? व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ बैंड गैप फॉर एन इंसुलेटर? 3 to 15। ये 0, वो 3 to 15, तो बचा कौन? बचा कौन? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, ये आता है सेमीकंडक्टर। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंड गैप कम है, हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ भेज सकते हैं? कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं, क्योंकि बैंड गैप कम है। राइट, क्लियर। और हम चाहे तो नहीं भी भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो इंसुलेटर है, भेजोगे तो कंडक्टर है। यहाँ तक क्लियर? अब 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में वापस 2 टाइप होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या? और नॉर्मली नॉर्मली सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज होता है नॉर्मली। करेक्ट। देखो आइडिया ये है, आपको पता है सिलिकॉन या जर्मेनियम हो, वैलेंसी कितना है? 4। वैलेंसी का 4 होने का मतलब क्या है? कि इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो जो 4 डॉट्स दिखाए ना मैंने, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कोर में दिखा नहीं रहा हूं, कोर फील्ड है। आई एम शोइंग ओनली बैलेंस। जब सब्सटेंस बनेगा तो ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन के एटम साथ में आएंगे, बहुत सारे आएंगे जब सब्सटेंस बनेगा तब। तो यू विल हैव लार्ज नंबर ऑफ सच एटम्स। मैं अभी लार्ज नंबर तो दिखाऊंगा नहीं, आई जस्ट शो सम नंबर। गुड। नाउ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल चाहिए 8। 4 4 इनके पास है, तो शेयरिंग इज केयरिंग। हर एक एटम अपने नेबर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बन गया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के फॉर्म में। तो मैं अभी सारे के सारे बॉन्ड दिखाते नहीं बैठूंगा, आई जस्ट शो सम ऑफ दिस एंड डन। तो ये आ गया आपके पास, इसको बोलते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ऑफ कोर्स ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा नहीं। दिस कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन।
इफ यू हैव नोटिस्ड एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे सिचुएशन क्या है फिर ये भी समझ लो। चलो बिकॉज मैं आलसी हूँ तो वही आलसी वाला काम करूंगा, थोड़े से एटम ही हटा दिए, तो अब डायग्राम कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया आपका डायग्राम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब 0 केल्विन पे होता क्या है, 0 केल्विन पे होता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, वैलेंस बैंड में है। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है क्या आपको, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तब तक कंडक्शन नहीं होता, शॉर्ट इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज। अब अब मैंने इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, एनर्जी देने के तरीके हैं, मे बी यू स्टार्ट हीटिंग। तो तुम इसको हीट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से गया, कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में, राइट। और इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब वहां पे वैकेंसी बना के जाना। तुम उठ के चले गए तो तुम्हारी जगह खाली रह गई, इलेक्ट्रॉन चला गया, जगह खाली रह गई, जाओ मत बैठो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गया तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, तो होल्स आर पॉजिटिव। लॉजिकली स्पीकिंग जितने ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे इन वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे नंबर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो एन ई इक्वल टू एन एच, क्लियर, राइट। अब होता क्या है, चार्जेस मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम होल टू होल, राइट, करेक्ट। तो करंट कहाँ से मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन बड़ा हो, कोई उल्टा भी बोल सकता है ना, कोई बोल सकता है नहीं, इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग होल टू होल, होल इज मूविंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। सिंपल, गाड़ी में जा रहे हो, तुम बाहर देखते हो, तुमको लगता है पेड़ जा रहा है, राइट, यू थिंक दैट द ट्री इज ट्रैवलिंग, बट हु इज ट्रैवलिंग। तो मोशन इज रिलेटिव, आपके ऊपर है, रिलेटिव मोशन है। तुम ट्रैवल कर रहे हो, यस, तुम ट्रैवल नहीं कर रहे हो, यस, सही बात है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है होल टू होल, यस, होल जा रहा है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, यस, दोनों मूव हो रहे हैं। जब दोनों मूव होंगे तो करंट दोनों का मिला के होगा, व्हाट इज टोटल करंट, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू, दैट इज टोटल करंट। इसमें भी क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टोटल करंट इज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। आया है, आया है सीईटी में क्वेश्चन इस पे। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, अगर आपने नोटिस किया होगा, वैसे ये जो करंट है बहुत स्मॉल होता है, कितना स्मॉल, माइक्रो एम्पियर। तो प्रैक्टिकली ये छोटा सा एलईडी चलाने के भी काम का नहीं है, वो इंडिकेटर दिख रहा है आपको रेड कलर का बल्ब, वो भी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ, रीजन ये था, अगर नोटिस किया तुमने, हमको अगर यहाँ पे कंडक्शन चाहिए तो हमको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ भेजना है, कंडक्शन बैंड में। उसके लिए पहले क्या ब्रेक करना है, कोवेलेंट बॉन्ड, एनर्जी इज यूज्ड हियर, देन एनर्जी इज यूज्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तब जाके तुमको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिला, करेक्ट, राइट। तो वेरी स्मॉल करंट अब्सोल्युटली हमारे काम का नहीं। फिर हम करते क्या है, फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इम्प्यूरिटी डालना चालू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इज नोन एज डोपिंग एंड द इम्प्यूरिटी इज नोन एज डोपंट। तो फिर डोपंट मतलब हम लोग सिलिकॉन के कुछ एटम्स निकाल के दूसरे किसी टाइप के एटम्स डालेंगे। दो टाइप की डोपिंग होती है, एक होती है पेंटावेलेंट, एक होती है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब पांच वैलेंसी, पांच वैलेंसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन बेचारा रह गया, चार इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन एक रह गया, एक रह गया, एक्स्ट्रा था, रह गया। तो एक्स्ट्रा था, रह गया, रह गया, रह गया, तो अभी ये रह गया, तो ये है कहाँ पे फिर। और दूसरी चीज ये है, वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, क्या हम कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी डाल सकते हैं क्या, नो।
उसका कंडीशन है, कंडीशन ये है कि पहले तो सॉलिड स्टेट होना चाहिए, दूसरा इम्प्योरिटी का लेवल होता है, मैंने पहले बता दिया, आइसोलेटेड एटम्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं और बल्क सब्सटेंस में एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो बैंड्स किसके हैं? सिलिकॉन के। लेवल किसका है? इम्प्योरिटी का। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सच दैट कि उसका लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? देखो दिक्कत क्या थी, इंट्रिंसिक में प्रॉब्लम क्या था कि तुमको करंट चाहिए तो पहले बॉन्ड तोड़ो, फिर वैलेंस से कंडक्शन बैंड में लेके जाओ। जैसे तुमने इम्प्योरिटी डाला, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा है? वो यहाँ पे है। कहाँ पे है वो? इस इम्प्योरिटी लेवल में है। तो दैट इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या नहीं हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? इम्प्योरिटी लेवल में है। इम्प्योरिटी लेवल कहाँ है? जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ऐसा क्या एक ही इम्प्योरिटी डालोगे तुम? नहीं, बाकी भी होंगे ना कुछ। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स है, 0 केल्विन, नो करंट बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। थोड़ा सा भी टेम्परेचर, थोड़ा सा भी एनर्जी मिला उसको, थोड़ा सा भी, दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गोइंग हियर, दे बिकम फ्री। मतलब ये हो गया फ्री। इंट्रिंसिक में प्रॉब्लम क्या था? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, उससे भी पहले बॉन्ड को ब्रेक करो। ना बॉन्ड ब्रेक हुआ, ना बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया। इंप्योरिटी लेवल से कहाँ गया? कहाँ गया? कंडक्शन। तो ये जो डोपंट है, डोपंट इम्प्योरिटी, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसके लिए? कंडक्शन के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? डोनर इम्प्योरिटी। करेक्ट? यहां तक क्लियर? अब सारे के सारे इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, अब बॉन्ड टूटना चालू होंगे, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मतलब बाद में, बहुत लेट। यहाँ पे कुछ होल्स दिखेंगे, सम होल्स, और यहाँ पे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, number of electrons is very greater than number of holes. So current is primarily due to electrons. Electrons majority है, holes minority है। करंट कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हो? एन टाइप। तो ये क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। वन लास्ट थिंग बिफोर वी स्टॉप फॉर टुडे, ऐसा है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग पेंटावेलेंट, आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी भी डोप कर सकते थे। ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंसी। अब 3 वैलेंसी, 3 वैलेंसी या 3 चाहिए, कितने थे? 4 है, कितना? 3। तो ऑलरेडी एक शॉर्टेज है, उसको बोलते हो होल। ये होल कहाँ पे है? ये वैलेंस बैंड में है क्या? नहीं, नहीं है। जैसे तुमने बोला एन टाइप के केस में इंप्योरिटी लेवल कहाँ था? जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। पी टाइप के कहाँ है? जस्ट अबव वैलेंस बैंड। और ऑलरेडी यहाँ पे होल्स है, शॉर्टेज ऑलरेडी है। तो देयर ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयर आर ऑलरेडी होल्स हियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी होल्स है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे भी होल है। तो यू हैव ऑलरेडी होल्स ओवर हियर। ये 0 केल्विन पे है। गुड। 0 केल्विन पे देयर आर होल्स इन impurity लेवल। अब जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, as soon as temperature increases, some electrons कहाँ से? वैलेंस बैंड से they go into hole, impurity लेवल। मतलब एन टाइप में impurity जो था वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, पी टाइप में impurity इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो कौन सा impurity है? एक्सेप्टर। देन यू विल सी एट एनी टेम्परेचर, यहाँ पे होल ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। So number of electrons is very less than number of holes. So current is primarily due to holes. Holes are positively charged. कौन सा कंडक्टर? P type semiconductor. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो बाकी का आप रिवाइज करके आओगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, so that we can start solving question. That's it for today.